हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था। 2025 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अल्फा कण का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है और उसके कुछ प्रायोगिक निष्कर्ष पे हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो आज हमारे पास जो रहेगा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 21 हमने लास्ट किया था, आज हम देखेंगे 22 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि निम्न से संबंध डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको यानी कि निकालनी है, फाइंड करनी है, और दोनों केसेस में। ठीक है, तो पहला केस कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमें क्या कर रखा है, हमें वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी गिवन होने के साथ हमें फाइंड करना है कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन चार्ट देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए ए नंबर पे। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। इट मीन्स v इक्वल्स टू गिवन है 5.4 इंटू 5.4 इंटू 10⁶ 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने पढ़ा है कि जो लैम्डा होता है वो h अपॉन किसके बराबर होता है, p के इक्वल होता है। क्लियर है, h अपॉन पी के इक्वल। तो s तो हमें पता है कि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं p की वैल्यू। तो मोमेंटम क्या होता है, p बराबर होता है हमारे पास mv। तो m मतलब आपसे कहा गया है साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन है, तो m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू आपके पास वेलोसिटी गिवन है 5.4 इंटू 10⁶। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा आपके पास 9.1 इंटू 5.4 इंटू 10⁻31 एंड प्लस का 6। देन 9.1 इंटू 5.4 इंटू 10⁻, यहाँ आपके पास कितना रिमूव बचेगी आपकी पावर माइनस का 25। देन p की वैल्यू अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 9.1 एंड 5.4 की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 4.91 इंटू 10⁻⁻24, और इसकी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो हमने p फाइंड कर लिया। तो हम इक्वेशन किस पे रख देते हैं, इसको पुट कर देते हैं आपके फर्स्ट में। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी। देन h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 एंड देन अपॉन में p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4.91 इंटू 10⁻⁻24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि है 1.35 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इससे आप क्या कर लेंगे, इसको कर सकते हैं, और इसको शॉर्टली आप लैम्डा इक्वल्स टू 1.35 क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमेशा जो वेवलेंथ फाइंड की जाती है वो एंगस्ट्रॉम में की जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस पे कैसे हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी वजह से हम 10⁻⁻10 को क्या रख सकते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन का। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकेंड ऑप्शन की ओर। बी में आपसे बोला गया है कि 150 ग्राम मीटर आपके पास क्या है, द्रव्यमान की एक गेंद है जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो सिंपली है, हमें वेट दे दिया, m दे दिया, और v की वैल्यू दे दी। तो यहाँ से हम किसको फाइंड कर लेंगे, p की वैल्यू को। p की वैल्यू फाइंड हुई, वही सेम लैम्डा इक्वल्स टू हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सेकेंड पेज आपका ले लेती हूँ। तो इसका सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाला देखेंगे हम। हमें m की वैल्यू दे दी आपके पास, कितना है 150 ग्राम। बट 150 ग्राम में तो हम वेट लेते नहीं है, हम किस में लेते हैं, केजी में। तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा केजी। एंड देन v की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दी है 30 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है। तो m और v की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले p इक्वल्स टू क्या होता है mv, देन p इक्वल्स टू हमारे पास m की वैल्यू क्या हो गई 150 इंटू 10 की पावर -3 एंड v की वैल्यू हो गई 30। देन सॉल्व करेंगे तो 15 3 45 एंड 2 zeros इंटू 10 की पावर -3। देन अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने P निकाला है, पर हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में P। देन लैम्डा इक्वल्स टू h हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और अपॉन P की वैल्यू हो गई 4.5। तो पॉइंट से पॉइंट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। देन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.47 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, 1.47 इंटू 10 की पावर -34। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। फर्स्ट वाले में हमें v दिया था, m इलेक्ट्रॉन कहा था, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 से हमने सॉल्व किया और लैम्डा की वैल्यू 1.35 के समथिंग आई। एंड सेकेंड ऑप्शन में हमें मास एंड वेलोसिटी दोनों गिवन थी, वहाँ से हमने मोमेंटम को फाइंड किया और आंसर निकाल दिया लैम्डा की वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसका जो सेकंड ऑप्शन है अगर आप देखें तो आपसे बोला गया है कि क्या कारण है कि स्थूल वस्तु हमारे दैनिक जीवन में तरंग सदृश गुण नहीं दिखाती। यानी कि जो हमारे पास स्थूल मतलब होती है जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, तो बड़ी वस्तुएं हमारे पास क्या नहीं दिखाती हैं, आपके पास वेवलेंथ को प्रदर्शित नहीं करती या वेव्स को की तरह प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती। तो हम ये कहेंगे, देखो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो लैम्डा इक्वल्स टू हमने पढ़ा है h अपॉन पी। पहले मैं आपको डिफाइन करवा देती हूँ, फिर आपको मतलब रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको थियोरेटिकल जो आपको लिखना है एग्जाम में वो बताऊँगी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है h अपॉन पी। अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ देन h अपॉन में क्या हो जाएगा mv। अगर हम देखें तो यहाँ पर m और लैम्डा के बेस में जो रिलेशन निकल रहा है वो निकल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को तो ये रिलेशन निकल रहा है। इसका मतलब अगर मैं स्थूल आपकी चीज़ें ले रही हूँ आपका, तो स्थूल चीज़ें मतलब क्या है, उसका मास क्या होगा, ग्रेटर होगा, बहुत ज़्यादा होगा मास। तो अगर जिसका मास ज़्यादा है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। तो जब वेवलेंथ बहुत कम है तो इसका मतलब वो वेव्स के तरह क्या नहीं दिखाएगा, आपका प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो इसमें आप ऐसे ही दे सकते हैं रीजन, डी बॉगली तरंगदैर्घ्य समीकरण के अनुसार लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv एंड s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, यानी कि व्युत अनुक्रमानुपाती है, अतः स्थूल वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए इनकी वेवलेंथ कम है, जिसके कारण ये तरंग सदृश गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इसके ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको दिया है कि नाभिकीय बल के दो अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। मतलब आपने कोई भी टू प्रॉपर्टीज बतानी है न्यूक्लियर फोर्स की, एंड इसके साथ साथ अपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बैंड, एक ग्राफ भी आपका शो करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो दो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो क्या होती है कि ये जो होते हैं ये काफ़ी आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है तो उसी के हिसाब से आप चलेंगे। पहला आपसे कहा गया है ये बल प्रकृति में क्या होते हैं, पाए जाने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है, बल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहा गया है कि ये जो बल होते हैं, ये जो फोर्स होते हैं वो एक शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। किस रेंज पे काम करते हैं बेटा, शॉर्ट रेंज पे, ठीक है। मतलब इसकी बहुत कम रेंज होती है, तभी ये क्या होंगे, देखो सीधी बात है, जब दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी तो इसका मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करेगा। तो सेकेंड वाला पॉइंट कनेक्टेड है फर्स्ट पॉइंट से। ओके, तो दो हमें क्या बोले थे, पॉइंट्स बोले थे।
इसके बाद हमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने एक ग्राफ खींचना है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने यहाँ पर आपका ग्राफ खींच रखा है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ खींचना है कि इनके बीच में अगर वो 0 से r0 के बीच में है तो आपका रिपेलिंग फोर्स वर्क करेगा, और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है r0 से 3 के बीच में, तो वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो आपको ये ग्राफ बना के आना था वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से क्वेश्चन तक हमने ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये 1 मार्क्स का है, ये 2, यानी कि टोटल आपके पास 3 हो गए, और ये आपके पास 3 मार्क्स का हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो अगर हम 23 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 23 में हमें क्या कहा गया है कि तापमान T इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन पर N तथा P प्रकार के अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड आरेख खींचना है और इसमें दाता और ग्राही को चिन्हित करना है। तो देखो N और अगर P टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो N टाइप्स में क्या होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स पे आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होंगे, N अगर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये दाता वाला कहलाएगा, और P क्या है, इस पे होल्स हैं यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ग्राही होगा। तो आपको कैसे आपका एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है वो ये है। N प्रकार के अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड, देखो हमारे पास 2 बैंड होते हैं, ये आपको पता है। कोई भी आपके पास क्या है, सॉलिड है तो उसकी जो बाहरी सतह होती है वो 2 भागों में बटी होती है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। यही डिसाइड करती है कि कौन चालक होगा, कौन अचालक होगा, कौन अर्धचालक होगा। तो वही है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कौन आएंगे, दाता आएंगे। ठीक है, किस पे, P टाइप्स में, और N टाइप्स में, और P टाइप्स में चालक और संयोजी बैंड के बीच में कौन आएंगे, ग्राही, क्योंकि ये लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमने इसको डिफाइन भी करा है कि आखिर में ये बैंड्स होते क्या हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि जो चालन बैंड हैं वो क्या है, यह बैंड ऊर्जा का वह स्तर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं। संयोजी बैंड क्या होते हैं, यह वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे बधे हुए होते हैं, यहाँ स्वतंत्र होते हैं, यहाँ बधे हुए होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है दाता और ग्राही की। तो दाता क्या है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा आपकी मात्रा होती है, जैसे हमारे पास 15 ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2 8 5 आएगा, यानी कि 5। तो 4 मैक्सिमम चाहिए होते हैं हमें, तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है। तो वही है, N प्रकार के अर्धचालकों में दाता अशुद्धियाँ जैसे फास्फोरस, यानी कि ग्रुप नंबर 15 आप बोल सकते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। ये इलेक्ट्रॉन दाता स्तर पर स्थित हों तो चालन बैंड के ठीक क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इसके बाद ग्राही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 की बात की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, और ये भी क्या होता है, संयोजी बैंड के ठीक क्या होता है, ऊपर होता है। ये संयोजी बैंड के ऊपर होता है, ये चालन बैंड के नीचे। अगर आप संयोजी के बेस पे बोलोगे तो दोनों ऊपर होते हैं, चालन के बेट पे बोलोगे तो दोनों नीचे होते हैं। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। तो हमने कितने क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा डिटेलिंग क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 को और उसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके।